प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 24 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 5वें सप्ताह के चौथे कालांश में एक दूसरे के साथ हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 23 सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है, इस पंचम सप्ताह के व्याख्यानों का विषय शब्द समूह के वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत शब्दों का अध्ययन है। उसी के तहत पिछली कक्षा से ही उत्पत्ति या विकास के आधार पर वर्गीकृत शब्दों पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द के भेदों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्दों के स्वरूप पर क्रमबद्ध रूप से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, पिछली कक्षाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों पर विस्तृत चर्चाएं हमने पूरी कर ली हैं। उत्पत्ति और विकास के आधार पर शब्द भेदों की श्रृंखला में हमने पढ़ा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी फेर बदल के अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जिसमें हम अपनी सुविधा अनुसार फेर बदल कर लेते हैं अर्थात परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। व्याख्यान में आज हम विदेशी या विदेशज शब्दों के बारे में बात करेंगे, जो कि आज की प्रस्तुति का केंद्रीय विषय है। प्रस्तुत व्याख्यान से हम जानेंगे कि विदेशज शब्द की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। विदेशज शब्द स्रोत देखेंगे और उदाहरण सीखेंगे। विदेशज के लिए विदेशी, आगत और गृहीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। मगर सबसे पहले बात करेंगे विदेशज शब्द के मूल अर्थ की। विदेशज शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वि संस्कृत से लिया गया एक उपसर्ग है जिसका उपयोग किसी शब्द से पहले निषेध प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि देशज शब्द के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। देश का अर्थ कंट्री या मुल्क और जह का अर्थ जन्म लेना होता है। इस प्रकार पूरा अर्थ होगा वी अर्थात नहीं, देश अर्थात मुल्क, जा अर्थात जन्म लेना, यानी देश में जन्म ना लेना। इस खंडन विखंडन से यह स्पष्ट हुआ कि विशेषज शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म हमारे देश में नहीं हुआ है। अब यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि फिर इसका जन्म कहाँ और किस स्थान पर हुआ है और ये हमारे देश में कैसे आया। भारत का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। भारत तमाम सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इसकी पहचान बहुलतावादी संस्कृति के देश के रूप में की जाती है। विदेशियों के आवागमन का सिलसिला सभ्यता के विकास के समानांतर ही होता रहा है। इनमें से कुछ लोग आक्रमणकारी के रूप में आए तो बहुत सारे विदेशी व्यापारी
के रूप में आए, उनका आगमन व्यापार के सिलसिले में हुआ। देश को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता था कि प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान और कला के साथ प्राकृतिक संपदा यहाँ भरपूर मात्रा में रही है, और वो चाहे आक्रमणकारी रहा हो, चाहे व्यापारी रहा हो, सबको अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। भारत पर विदेशियों द्वारा आक्रमण के दूसरे कारण के संदर्भ में उल्लेखनीय ये भी है कि यहाँ की अनुकूल भौगोलिक स्थितियाँ, धन धान्य और प्राकृतिक संपदा का अकूत भंडार तो रहा ही है। अशिक्षित जनता, आपस में लड़ने भिड़ने वाले छोटे छोटे राजा और उनमें आपसी एकजुटता का अभाव इत्यादि भी ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने के मुख्य कारक के रूप में रहा है, जिसने उनको हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर राजा महाराजा, सम्राटों, सुल्तानों, खलीफाओं, बादशाहों एवं ब्रिटिश गवर्नर जनरलों का भिन्न भिन्न समयांतरालों में शासन रहा है। जाहिर है, जब एक ही स्थान पर भांति भांति के लोगों का आगमन पुनरागमन होगा तो बहुत सारी चीज़ें उनके जाने के बाद भी निश्चित रूप से शेष रह जाएंगी। भारत देश 1947 में आज़ाद तो हुआ, परंतु बहुत सारी पुरानी चीज़ें बची रह गईं, जो कि स्वाभाविक भी था, जिनमें से एक भाषा भी थी। चूँकि हम हिंदी भाषा की कक्षा में हैं, इसलिए हमारी चर्चा का मूल सरोकार भाषा से है, इसलिए इसी से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ेगी। आदि आर्यों के आगमन के साथ शक, हूण, डच, अरब, फ्रांसीसी, तुर्क, अफगानी, ईरानी, मुगल, अंग्रेज इत्यादि एक एक करके भारत में आते रहे। अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी लाए। अधिकांश तो यहीं के होकर के रह गए, जो गए भी वो भी अपनी संस्कृति और भाषा का प्रभाव छोड़ गए। फलस्वरूप विविध भाषाओं, अरबी, फारसी, तुर्की, मंगोलियन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का अधिकाधिक प्रभाव हिंदी भाषा पर आप देख सकते हैं। आज के डिजिटल युग में यदि हम वैश्वीकरण की बात करें, यानी जहां पूरा विश्व ही एक गांव बन गया है, ऐसे समय में भाषाई प्रभाव की तीव्रता अपने उरूज पर दृष्टिगत होती है। चीनी, जापानी, रूसी इत्यादि वैश्विक धरातल पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा का प्रभाव भी पड़ना लाजिम है। आप इन तथ्यों से सहजता से समझ गए होंगे कि विदेशज शब्दों का मूल स्रोत क्या है। विदेशज शब्द की परिभाषा की बात करें तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो विदेश में हुई है, लेकिन हिंदी भाषा के संपर्क में आकर वे उनसे घुल मिल गए हैं, यानी हिंदी में समाहित हो गए हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु की मान्यता को भी हम देख सकते हैं। वो कहते हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो सब शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इस विषय का पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस किस पर
और किस किस समय में कौन कौन सी भाषाओं के शब्द आए हैं, पर ये शब्द भाषा में मिल गए हैं। इस प्रकार यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि विदेशी भाषाओं के वे सारे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा ने अपने भीतर समाहित कर लिया है, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। इस प्रकार देख सकते हैं कि हिंदी को विदेशी शब्दों से कोई गुरेज नहीं है, बल्कि हिंदी इन भाषाओं को अपने में समो लेती है और समृद्ध दिखाई देती है। इस तथ्य के लिए हमारे देश के संविधान ने भी प्रावधान किया है। तो आशा है कि अब तक आप लोग विदेशी या विदेशज शब्द के संदर्भ में एक समझ आप लोगों ने निर्मित कर ली होगी। अब हम लोग पॉज अगली कड़ी में चर्चा करते हैं विदेशज शब्दों के उदाहरणों की। रोजमर्रा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जैसे, यह गुलाब कितना खूबसूरत है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? यह काम जल्दी पूरा करो, कल मुझे शादी में जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। अब इन वाक्यों को शुद्ध हिंदी में अर्थात संस्कृत निष्ठ रूप में प्रयुक्त करके देखेंगे। यह पुष्प अधिक मात्रा में सुंदर है, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? यह कार्य शीघ्र पूर्ण करो, कल मुझे विवाह में जाना है, मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल है, मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। यहां हम देखते हैं कि अधिकांशतः शब्द आम बोलचाल के लिए हमने पहले खंड के वाक्यों में प्रयुक्त किया है। जैसे गुलाब फारसी भाषा का शब्द है, जरा, जल्दी और शर्म भी विदेशी भाषा के ही शब्द हैं। खूबसूरत, दुकान और शादी को फारसी भाषा से लिया गया है, लेकिन ये शब्द पूरी तरीके से हमारी भाषा यानी हिंदी में घुल मिल चुके हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये शब्द हमारी भाषा में इस कदर मिले जुले हैं कि इन्हें अलग करना बेहद दुष्कर कार्य होगा। कहना ये भी अनुचित नहीं होगा कि हिंदी के वर्तमान और प्रभावशाली स्वरूप को बनाने में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक आने वाले शब्दों की महती भूमिका रही है और इसमें विदेशी भाषा से आने वाले शब्द अग्रणीय हैं। अब हम विदेशज शब्दों के अन्य उदाहरण क्रमवार ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरबी फारसी भाषा के शब्दों की।
अधिकांश अरबी शब्द सीधे अरबी के बजाय फारसी से होते हुए हिंदी में आए। चूंकि फारसी मुगल दरबार की भाषा थी, इसलिए इसका संपर्क बहुत समय तक भारतवर्ष के लोगों से रहा है। एक अनुमान के अनुसार इन भाषाओं से हिंदी में आने वाले शब्दों की संख्या लगभग 6000 की है। अरबी फारसी भाषा के शब्द देखिए। अनार, अमरूद, पपीता, आसान, आहिस्ता, आईना, कमज़ोर, कारखाना, दवा, दीवार, फरमाइश, बीमार, हिंदी, हुनर, तमंचा, तरक्की, मेहतर, गवाह, चाकू, नीम, बाजार, सवार, खूबसूरत, वरना, लाजवाब, होशियार इत्यादि। इसके अतिरिक्त रोज़ा, मज़हब, पजामा, मुनक्का, किशमिश, शहतूत, बर्फ़ी, हलवा, कुल्फ़ी, बालूशाही, समोसा, असली, बेलदार, दीवार, इंतज़ार, अमन, इलाज, इस्तेमाल, ज़िला, फसल, खबर, उर्फ, ख़ास, किताब, औरत, अमीर, ख़त, तारीख़, ऐनक, कफ़न, नशा, मुहावरा, हुलिया, ताज, मुकाबला, खस्ता, कब्ज़ा, नफ़रत, कबूल, कबीर इत्यादि। पुर्तगाली भाषा के शब्द अधिक नहीं हैं, इसके बावजूद इनकी हिंदी में संख्या 100 के लगभग मानी जाती है। कुछ उदाहरण देखिए। अचार, अलमारी, आलू, पावरोटी, तौलिया, संतरा, साबुन, बाल्टी, फीता, गोभी, मसाला, गमला, चाबी इत्यादि। तुर्की भाषा के शब्द भी देखेंगे। तुर्की से संबंध के संदर्भ में मुगलों के प्रभाव को हम रेखांकित कर सकते हैं। इसके बहुत सारे शब्द हिंदी में पूरी तरीके से घुले मिले हुए दिखाई देते हैं। देखिए, उर्दू, कमरा, कुर्ता, कैंची, चम्मच, बीवी, बहादुर, बेगम, बारूद, नौकर, चेचक, तोप, दारोगा, तलाश इत्यादि। चीनी भाषा के शब्द चाय, तूफान, लीची इत्यादि। इसी प्रकार से हम फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी देखते हैं। अंग्रेज़, अंग्रेज़ी, कूपन, कारतूस, जज, पिकनिक, टेबल, मेयर, रेस्टोरेंट, सूप, रिपोर्टाज इत्यादि। अंग्रेजी भाषा के शब्द पर अब विचार करेंगे। अंग्रेज़ों का प्रभाव भारतवर्ष पर लंबे समय तक रहा है। भले सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई, व्यवस्था पर उनका प्रभाव वर्तमान में भी दृष्टिगत होता है। इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रभाव हिंदी में पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। दैनिक जीवन में व्यवहार के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में भी पारिभाषिक शब्दावली के रूप में अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं।
कुछ उदाहरण देखिए। बस, लॉरी, मोटर, मशीन, अस्पताल, डॉक्टर, लेक्चरर, कॉलेज, प्रोफेसर, स्कूल, ऑफिस, फीस, डॉक्टर, कॉफलर, ब्लाउज, कोट, कंपनी, मेजर, अफसर, वारंट, हॉकी, क्रिकेट, सूप, बियर, ब्रांडी, बिस्किट, मनी ऑर्डर, बुक पोस्ट, सीनियर, जूनियर, गैलरी, अपील, पुलिस, पेपर, वोट, पेन, प्रोपेगेंडा इत्यादि। वर्तमान में बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन के कारण भाषाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से हम दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा में शब्दों को धड़ल्ले से ग्रहण करते हैं। इसीलिए दूसरी भाषाओं की स्थिति यही भी दृष्टिगत होती है। और बहुत सारे उदाहरणों के लिए आप लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों को भी देख सकते हैं। आशा है आज की चर्चा रुचिपूर्ण रही होगी। अब अंत में बारी आती है कक्षा में सीखे गए ज्ञान के परख की। आपके मूल्यांकन के लिए आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने ज्ञान का परीक्षण करें। लेकिन इससे पहले व्याख्यान संख्या 23 का उत्तर भी देख लीजिए। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 23। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है स, 2 का स, 3 का ब, 4 का द, 5 का स। अब हम आज के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी किस भाषा का शब्द है? विकल्प अ तुर्की, ब फारसी, स अरबी, द मराठी। प्रश्न नंबर 2, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है उसे कहेंगे? विकल्प अ देशज, ब संकर, स विदेशज, द कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अ तुर्की, ब अरबी, स फारसी, द उर्दू। प्रश्न नंबर 4, आलू किस भाषा का शब्द है? विकल्प अ अरबी, ब फारसी, स हिंदी, द पुर्तगाली। अंत में 5वां प्रश्न, आईना किस भाषा का शब्द है? विकल्प अ अरबी, ब अंग्रेजी, स फारसी, द हिंदी। तो इस प्रकार से अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहे इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।